हेलो फ्रेंड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के और एक अध्याय के बारे में, जहां पर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को, जहां पर हम देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में संविधानिक रूप में क्या क्या सब विशेषताएं उनके संविधान में छिपा हुआ है, उसके बारे में हम आज डिटेल में उसको चर्चा करेंगे। फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें स्विट्ज़रलैंड के बारे में और थोड़ी बात जान लेना चाहिए। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड को अपना खुद का संविधान कब मिला था? 18 अप्रैल 1999 को मिला था, जो कि लागू में आया था 1 जनवरी 2000 से। तो अगर हम स्विट्ज़रलैंड के बारे में और डिटेल में चर्चा करें तो स्विट्ज़रलैंड में 196 संविधान की धारा देखने को मिलता है, जिस धारा के अनुसार स्विट्ज़रलैंड शासित होता है। स्विट्ज़रलैंड संविधान में समय के अंतराल स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा बदलाव लाया जा रहा है, जिसके चलते हुए स्विट्ज़रलैंड में बहुत सारा परिवर्तन भी देखने को मिलता है। अगर हम उसके पहली बार जब कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम के बारे में बात करें, जो कि 1848 को पहली बार उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचा गया था, तो उस समय से लेकर अगर हम 1999 की बात करें तो उस समय के अंतराल बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न स्विट्ज़रलैंड में इंक्लूडेड हुए हैं। तो फ्रेंड, आज उस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को हमारे आज के वीडियो में उसको डिटेल में चर्चा करेंगे कि एक्चुअली वो क्या होता है और उसमें जितना भी प्रोविज़न दिया गया है उस प्रोविज़न में क्या सिर्फ चीज़ के बारे में बोला गया है, उसके बारे में आज पूरे डिटेल में यहाँ पर चर्चा करेंगे। अब हम बात करेंगे स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में, जहाँ पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुल 6 टाइटल देखने को मिलता है। वहाँ पर एक प्रेम्बुल भी वहाँ पर स्थापित है, साथ ही साथ अन्य विषय वस्तु को भी वहाँ पर मूल रूप में समान हिस्सेदारी दिया गया है। अब हम देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में। अगर फ्रेंड्स स्विट्ज़रलैंड के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के बारे में बात करें तो उसको मूल भाव से 6 हिस्से में विभाजन किया गया है। 6 हिस्से में अगर अच्छे से देखें तो वहाँ पर स्विस संविधान पूरी तरह से अंतर्गत है। अगर हम उस 6 पार्ट को ब्रीफली डिस्कशन करेंगे, अच्छे से डिस्कशन करेंगे, तो हम जान पाएंगे कि स्विट्ज़रलैंड में किस प्रकार का व्यवस्था देखने को मिलता है। स्विट्ज़रलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के पहले टाइटल में प्रीएम्बुल और जनरल प्रोविज़न के बारे में बोला गया है, जो कि आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 6 तक वो अनुसूचित है, जहां पर हम ब्रीफली जान पाएंगे कि एक्चुअली क्या उसमें लिखा गया है। वैसे ही अगर हम दूसरे टाइटल के बारे में बात करें, जो कि फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप और सोशल गोल के बारे में बोलता है, जो कि हमारे धारा नंबर 7 से लेकर 41 के भीतर ही अनुसूचित है, जो कि हमें पढ़ने से जान पाएंगे कि सेकंड टाइटल में क्या सब दिया गया है। वैसे अगर हम थर्ड टाइटल के बारे में बात करें तो थर्ड टाइटल में कॉन्फेडरेशन, कैंटन एंड कम्युनिस्ट के बारे में बोला गया है, जहां पर हम डिफरेंट लेवल के गवर्नमेंट के बारे में जानने को मिलेगा। जैसे कि हम जानते हैं हमारा कंट्री में जैसे कि 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, तो वहाँ पर भी वैसे बहुत सारे फेडरेशन, कैंटन्स और कम्युनिस्ट के रिलेशन के बारे में उस आर्टिकल नंबर 42 से 135 के भीतर वो दिया गया है। वैसे अगर हम फोर्थ टाइटल के बारे में बात करें, जो फोर्थ टाइटल बोलता है द पीपुल एंड द कैंटन। द पीपुल और कैंटन के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो उनके भीतर एक तालमेल है, वो सब चीज़ हमें आर्टिकल नंबर 136 से लेकर 142 के भीतर ही मिलेगा। वैसे ही अगर हम फिफ्थ नंबर टाइटल को देखें, जो कि फेडरल अथॉरिटी के बारे में बोलता है, जो हमारे धारा नंबर 143 से लेकर 191 के भीतर ही संकुचित है। अगर सिक्स नंबर टाइटल के बारे में बात करें तो सिक्स नंबर टाइटल बोलता है कि रिवीजन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसनेशनल प्रोविजन। तो यहाँ पर टाइटल नंबर 6 में यहाँ पर रिवीजन का भी कुछ प्रोविज़न दिया गया है, जो कि हमारे धारा नंबर 191 से लेकर 196 तक वो संकुचित है। तो ये सब था उसका धारा, और अभी हम जानेंगे कि एक एक टाइटल में क्या क्या सब वहाँ पर दिया गया है, उसके बारे में अभी हम जिक्र करेंगे। स्विट्ज़रलैंड का पहला नंबर टाइटल में जनरल प्रोविज़न और प्रीएम्बुल के बारे में डिस्कशन किया गया है। अगर हम प्रीएम्बुल को देखें तो प्रीएम्बुल को देखते ही हमें पता चल जाता है कि किस प्रकार का राष्ट्र स्विट्ज़रलैंड है। तो यहाँ पर लिखा गया है कि स्विट्ज़रलैंड एक डेमोक्रेटिक फेडरल रिपब्लिक है, जिसका खुद का एक संविधान है और वो अपने संविधान के मूल भाव से ही अपने देश को शासित करता है। साथ ही साथ यहाँ पर और एक चीज़ के बारे में बोला गया है कि वहाँ पर 26 कैंटन देखने को मिलता है। जैसे कि यहाँ हमारे देश में उसको स्टेट बोलते हैं, वहाँ पर उसको कैंटन बोला जाता है। वो 26 कैंटन में से 23 हैं फुल कैंटन और बाकी 3 है हाफ कैंटन।
स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बुल में लिखा गया है कि स्विट्जरलैंड किस प्रकार का राष्ट्र है। अगर हम उसके प्रेम्बुल को देखें तो पहला अक्षर जो कि उनके गॉड के नाम से शुरुआत होता है, तो वो अपने गॉड को साक्षी मानकर ये सब चीज़ वहाँ पर लागू करने के लिए वो शपथ लेते हैं। वो चाहते हैं कि अच्छे से अच्छे रूप से वो स्विट्जरलैंड को बहुत सब चीज़ दे पाएँ ताकि वहाँ के लोग हमेशा खुश रहें और हमेशा आबाद रहें। तो इसीलिए हम स्विट्जरलैंड को एक उदाहरण के तौर में पूरे विश्व में लेते हैं कि हमें स्विट्जरलैंड से कुछ सीखना चाहिए, उनका व्यवस्था को, उनके तौर तरीका को हमारे देश में भी उसको लागू करना चाहिए ताकि हमारे देश के देशवासी व हमारे लोग भी उसको अच्छे से जान पाएँ। जैसे कि फ्रेंड हम जानते हैं कि जनरल प्रोविज़न और प्रियम्बल आर्टिकल नंबर 1 से लेकर 6 तक वहाँ पर प्री डिफाइन किया गया है। तो 1 से लेकर 6 में बहुत सारे चीज़ के बारे में यहाँ पर विवरण दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर 3 लेवल ऑफ अथॉरिटी के बारे में बोला गया है, जैसे कि हम बोल सकते हैं फेडरल, कैंटोनल और म्युनिसिपल। साथ ही साथ अगर हम उसके भाषा के बारे में बात करें तो वहाँ पर नेशनल लैंग्वेज बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे कि हम बोल सकते हैं जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, रोमेंस। तो यहाँ पर 3 से 4 भाषा, प्रमुख भाषा जो कि स्विट्जरलैंड में बोला जाता है। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के टाइटल नंबर 2 में है फंडामेंटल राइट, सिटीजनशिप्स और सोशल गोल के बारे में वहाँ पर विस्तृत भाव से बोला गया है। अगर हम उसके बिल ऑफ राइट जो कि फंडामेंटल राइट होता है वो कितना आर्टिकल कंसिस्ट करता है, वो 35 आर्टिकल कंसिस्ट करता है। साथ ही साथ यहाँ पर और एक चीज़ के बारे में बोला गया है कि अगर हम 1874 कॉन्स्टिट्यूशन देखें वहाँ पर क्या था, फंडामेंटल राइट बहुत ही लिमिटेड था, मगर अभी जो 1999 जो कॉन्स्टिट्यूशन में बना था उसमें बहुत विस्तृत भाव से फंडामेंटल राइट को प्रायोरिटी दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर और एक प्रायोरिटी जो मुख्यतः प्रायोरिटी जो है राइट टू डिसेंट बोरियल ग्रांटेड, जो कि आर्टिकल नंबर 53 में वहाँ पर उनके संविधान में स्थापित किया गया है। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के टाइटल नंबर 3 है में कॉन्फेडरेशन, कैंटन और कम्युनिस्ट के बारे में बोला गया है। तो अगर हम उनके फर्स्ट चैप्टर को देखें तो वहाँ पर उनके रिलेशनशिप को लेकर, उनके सामंजस्य को लेकर यहाँ पर विस्तृत भाव से बोला गया है। साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि कैंटन का खुद का संविधान होता है, वो खुद के संविधान के अनुसार शासित होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर और एक चीज़ बोला गया है कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर देखने को भी मिलता है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो कि उनका मुख्यतः केंद्रित होता है सरकार, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो संविधान भी वहाँ पर प्रिवेल होता है। सेकेंड चैप्टर में उनके अथॉरिटी के बारे में बोला गया है, जहां पर उनको फेडरल पावर और उसके रिक्वायर यूनिफॉर्म रेगुलेशन को लेकर वहां पर दर्शाया गया है, जैसे कि रिलेशन विद द फॉरेन स्टेट, सिक्योरिटी, नेशनल एंड सिविल डिफेंस, जनरल एस्पेक्ट अबाउट एजुकेशन, रिसर्च, कल्चर, द एस्पेक्ट अबाउट एनवायरमेंटल एंड स्पेशल प्लानिंग, पब्लिक कंस्ट्रक्शन, वर्क एंड ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक जनरल, कंसर्न्स अबाउट हाउसिंग, एम्प्लॉयमेंट, सोशल सिक्योरिटी एंड हेल्थ। तो देखें तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर उनके रिलेशनशिप व उनका भीतर एक कॉरस्पॉन्डिंग के बारे में बात किया गया है कि एकजुट मिलकर वो अपने देश को तरक्की के ओर ले जाने के लिए दोनों सरकार एक साथ वहाँ पर काम करते हैं। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के टाइटल नंबर 4 में द पीपुल एंड द कैंटन के बारे में बोला गया है, जो कि टाइटल नंबर 4 उसको क्लेरिफाई करके बोल रहा है कि द फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट एंड इन ए पर्टिकुलर द राइट्स फॉर इनिशिएटिव एंड रेफरेंडम। तो यहाँ पर एक राजनीतिक अधिकार के बारे में बोला गया है कि जो अधिकार जनसाधारण को मिलता है, उस जनसाधारण को मिला हुआ अधिकार कैसे लोग अपने व्यवस्था में उसको उपयोग कर पाएँ, उसके बारे में यहाँ पर ज़्यादातर गुरुत्व दिया गया है। स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के टाइटल नंबर 5 में फेडरल अथॉरिटी के बारे में बोला गया है, जिस फेडरल अथॉरिटी के यहाँ पर फंक्शन और रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर यहाँ पर दर्शाया गया है कि एक फेडरल गवर्नमेंट का क्या क्या सब रेस्पॉन्सिबिलिटी और कार्य होना चाहिए, उसके बारे में बोला गया है। अगर हम उसका कार्य को लेकर अब रेस्पॉन्सिबिलिटी लेकर तो उस गवर्नमेंट को 3 हिस्से में विभाजन किया गया है। एक होता है लेजिस्लेचर, जुडिशरी और होता है एग्जीक्यूटिव। अगर हम लेजिस्लेचर को देखें तो उनका लेजिस्लेचर को बोला जाता है द फेडरल असेंबली, जिस फेडरल असेंबली में 2 चैम्बर होते हैं। पहला चैम्बर होते हैं द नेशनल काउंसिल और दूसरा चैम्बर होता है द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो नेशनल काउंसिल में क्या होते हैं, 200 मेंबर होते हैं और द काउंसिल ऑफ स्टेट में होते हैं 46 मेंबर। वैसे अगर हम उनके एग्जीक्यूटिव बॉडी को बारे में देखें तो उनके एग्जीक्यूटिव बॉडी को बोला जाता है द फेडरल काउंसिल। तो उस फेडरल काउंसिल में क्या होता है कि 7 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट की, जो कि उनके राष्ट्र को चलाने में सहायता करते हैं। साथ ही एक फेडरल कोर्ट होता है जो उनका जुडिशरी ब्रांच है। तो ये सब क्या करते हैं, मिलजुल कर एक साथ स्विट्जरलैंड में शांति बजाय रखने व उसको सुशासन करने में बहुत ही लाभदायक होते हैं।
स्विट्जरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन के टाइटल नंबर 6 में रिवीजन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एंड ट्रांजिशनल प्रोविजन के बारे में बोला गया है, जिसके मतलब ये है कि स्विट्जरलैंड के पार्लियामेंट चाहें तो स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे बदलाव ला सकता है, जिसके लिए उसको स्विट्जरलैंड पार्लियामेंट तथा जनसाधारण का मत लेना पड़ेगा। जब उसका मत पूरा अच्छे से पूरा फुल मेजोरिटी से मिल जाएगा, तभी जाकर वो स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज लाया जा सकता है।